आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा। डायन रज़ाक ने एक मंत्र फुसफुसाया और 2 अंडों में आत्माएं फूंक दी। फिर इंतजार करने लगी। सफलता। अचानक जंगल की आत्मा प्रकट हुई और अंडों को उड़ा ले गई। जंगल की देवी फ्लोरा अपने सबसे बड़े बच्चे की मृत्यु के कारण दुखी थी। ओह, मेरा बच्चा। काश कोई जादू होता जो मेरी मदद कर सके। उसने धीरे से एक हरा अंडा उठाया और तुरंत ही उसमें से एक शरारती जल राजकुमारी निकली। राजकुमारी की चंचल मुस्कान फ्लोरा की मुरझाई आत्मा में बहती शीतल धारा के समान थी। फिर उसने लाल अंडा उठाया और उसमें से एक अग्नि राजकुमार निकला। ओह, आग निश्चित रूप से जंगल को नष्ट कर देगी। ये अवश्य ही मुझे आत्माओं द्वारा दिया गया उपहार होगा। चलो घर चले मेरे बच्चों। जल राजकुमारी का नाम ऑनडाइन था और अग्नि राजकुमार का नाम पालेमोन था। दोनों फ्लोरा की प्यार भरी देखभाल में बड़े हुए। हर दिन दोनों भाई बहन पूरी लगन से अपनी मां के साथ काम पर जाते थे। अद्भुत। माँ, मैं भी आपकी तरह अपनी शक्तियों का उपयोग करके जंगल को फलने फूलने में मदद करना चाहती हूँ। तो फिर मेरे बच्चों, मेरे साथ आओ। मैं चाहे जो भी करूं, यहाँ के सभी पौधों में जीवन शक्ति की कमी है। शायद मैं उन्हें ठीक करने में कोशिश कर सकूं। ऑनडाइन ने उत्सुकता से गहरी सांस ली। ऑनडाइन के चमत्कारी जल ने मुरझाए हुए पौधों को पुनर्जीवित कर दिया था और उन्हें हरा भरा बना दिया था। देखो, ये फिर से जीवित है। राजकुमारी ऑनडाइन अद्भुत है। मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने एक छोटी सी शाखा को छुआ, वो तुरंत आग में जल उठी। कृपया राजकुमार रुके। बस एक छोटी सी गलती थी। अब देखो मैं इसे सही तरीके से कैसे करता हूँ। आप केवल चीजों को बदतर बनाते हैं। दुखी मत हो बेटा, शक्ति में ये अंतर अभी कमजोरी हो सकता है, लेकिन कौन जानता है, ये भविष्य में तुम्हें मजबूत बना सकता है। फिर भी सब कुछ गड़बड़ हो गया और सभी ने पार्लियामेंट से दूरी बना ली। कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। बड़े होने के समारोह में जंगल के सभी बच्चे पंजीकरण कराने के लिए दिव्य वृक्ष के सामने खड़े होते हैं। ऑनडाइन को तुरंत स्वीकार कर लिया गया। धन्यवाद वन आत्माओं। जब पालेमोन की बारी आई तो अन्य बच्चों ने उसे रोक दिया। पालेमोन, आप भी पंजीकरण करना चाहते हैं? आपके कारण जो परेशानी हुई है उसे भूल जाइए। मैं बस आप लोगों की तरह बनना चाहता हूँ। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। पालेमोन ने अनजाने में कई लोगों को नुकसान पहुंचाया और ऑनडाइन को तुरंत आग बुझानी पड़ी। पालेमोन की बढ़ती शक्ति ने डायन रज़ाक का ध्यान आकर्षित किया।
सभी लोग कृपया पालेमोन के साथ सौम्यता से पेश आइए। उसे समायोजित होने के लिए समय चाहिए। पालेमन देवी के बच्चों की तरह नहीं है। जंगल में आने के पीछे उसका कोई भयावह उद्देश्य होगा। पालेमन ने अनायास ही अपनी माँ की ओर देखा। वास्तव में वो उसके साथ कोई समान आधार नहीं खोज पाया। माँ, माँ, बताओ क्या मैं तुम्हारा असली बेटा हूँ? केवल तुम ही नहीं बल्कि ऑनडाइन भी। बचपन से ही मैंने गोद ली हुई है। बहन, बहन, सुना तुमने? माँ ने हमें धोखा दिया है। लेकिन ऑनडाइन अजीब तरह से शांत रही। बहन को ये बात बहुत पहले से पता थी, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हुई। नहीं, मैं जा रहा हूँ। मत जाओ पालेमोन। मैं कौन हूँ वास्तव में? मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे क्यों गोद लिया गया? वे प्रश्न मुझे सभी के उत्तर मालूम हैं। आप कौन हैं? बस मेरे साथ घर चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। हाँ? वो जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा, रज़ाक के अधीनस्थों ने पालेमन का गर्मजोशी से स्वागत किया। खुद पर भरोसा करें, डरे नहीं। शायद यही वो दोस्ती है जिसकी मुझे तलाश है। रज़ाक के घर में पालेमन का जीवन सचमुच आनंदमय था। उसे प्यार किया जाता था, उसकी देखभाल की जाती थी और सबसे बढ़कर कोई भी उससे दूर नहीं था। पालेमोन, अगर तुम अपनी बहन को यहाँ ले आओ तो जीवन और भी बेहतर हो जाएगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आइए बहन ऑनडाइन का स्वागत करें। लेकिन अप्रत्याशित रूप से आत्माएं शत्रुतापूर्ण हो गई। बहन ऑनडाइन, ये मेरे नए दोस्त हैं। अब जाकर पालेमन को एहसास हुआ कि जिन्हें वो अपना मित्र मानता था वे वास्तव में खलनायक थे। इस अराजकता में पालेमन ने राक्षसों को रोकने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन इससे स्थिति और खराब हो गई। पालेमोन, रुको, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसे हो। नहीं, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। आप ही हमसे बदला लेने के लिए उन्हें यहाँ लेकर आए हैं, है ना? तुम क्रूर हो। नहीं। वो दोराहे पर खड़ा था। या तो चुड़ैल के घर लौट जाए जहां सभी ने उसका स्वागत किया था, या फिर जंगल के सभी लोगों के साथ मेल मिलाप करने का प्रयास करे। वनात्मा, मैं बस सबके साथ घुलना मिलना चाहता हूं। मैं अपनी बहन की तरह प्यार पाना चाहता हूं। मैं अपनी योग्यता साबित करना चाहता हूं ताकि सभी मुझे स्वीकार करें। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे अतीत में वापस खींचा जा रहा हो। पालेमन अचानक जाग गया। उसकी आंखें धुंधली हो गई। दिव्य वृक्ष ने उसे पूरी सच्चाई दिखा दी। धन्यवाद वनात्मा, अब मैं सब कुछ समझ गया हूं। पालेमन को एहसास हुआ कि उसने अपनी मां के प्यार में कितना जीवन जिया है। यद्यपि उन्हें यह जन्म लेने के लिए नहीं चुना गया था, फिर भी वे चुन सकते थे कि वे कैसे रहना चाहते थे। कभी कभी मूल उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं। मां,
मैं आपको निराश करने के लिए क्षमा चाहता हूँ माँ। मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम और ऑनडाइन हमेशा मेरे ही रहोगे। मुझे पता है कि मुझ में कई खामियां हैं, लेकिन एक बात पक्की है, मैं कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। अब सबसे महत्वपूर्ण बात बहन ऑनडाइन को बचाना है। मुझे उम्मीद है कि हम एकजुट होकर उसे बचा लेंगे। इस समय रज़ाक ऑनडाइन की ऊर्जा को सोखने की तैयारी कर रहा था। तुम कीड़े हो, जल्दी से उन्हें मेरे लिए नष्ट कर दो। इसे हम पर छोड़ दो, तुम ऑनडाइन को बचाओ। अफरा तफरी के बीच रज़ाक ने ऑनडाइन को खींच लिया। दोनों ने जल्दी से ऑनडाइन को दुष्ट चुड़ैल के चंगुल से बचाया। मैं हार नहीं मानूंगी। क्या तुम अब भी मुझ पर गुस्सा हो? ये सब उस जादूगरनी की योजना थी। तुम्हें निराश करने के लिए मुझे माफ कर दो। तुमने बहुत सहा है। नौटंकी बंद करो। हम जीत गए। तुम अद्भुत हो पैलेमॉन। मेरा छोटा भाई बड़ा हो गया है। तब से कोई भी फ्लोरा और उसके बच्चों को अलग नहीं कर सका। पालेमन को भी सभी ने स्वीकार कर लिया और वो जंगल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। प्रिंसेस फायरफ्लाई लुसियांडा का दिन अभी अभी खत्म हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मुसीबत में है। वो देखो, एक साधारण पंखों वाली जुगनू राजकुमारी। पूरे जुगनू जनजाति में कोई भी सुंदर नहीं है। क्या तुमने जुगनू जनजाति का मजाक उड़ाने की हिम्मत की? अभी तो सुबह ही हुई है और पहले से ही इतना शोर, ये जानते हुए भी कि लुसिंडा सुंदर नहीं है, फिर भी उसे चिढ़ा रहे हो। उप्स, क्या कहा तुमने? बस जब भी वे मिलते हैं तो बहस ही करते हैं। लुसिंडा एक मेहनती जुगनू राजकुमारी है। वो सूर्य ढलते ही काम करना शुरू कर देती है और हमेशा आगे रहती है। सब लोग दूसरी तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाऊंगी। जब लुसिंडा काम कर रही होती है, एक बिन बुलाया मेहमान आता है। मेबल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, मैं रानी के आदेश के तहत फूलों के बगीचे की देखरेख करने आई हूँ। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। ये जानते हुए कि माबेल जानबूझकर रानी के सामने दिखावा कर रही है, लुसिंडा अभी भी अपने काम को अच्छे से करने की पूरी कोशिश करती मेरे है। तितली के पंखों को देखो, उनमें रंग और चमचमाती रोशनी दोनों हैं। मेरे पास किसी और की तरह दिखावा करने का समय नहीं तो है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई पहले से जानता है। रानी दिन में एक पार्टी का आयोजन करती है। लुसिंडा इसमें भाग लेने के लिए समय निकालती है। मेबल, यहाँ आओ और मेरे साथ अब बैठो। किसी को लुसिंडा की सुंदरता की कमी की परवाह नहीं है, सारा ध्यान माबेल पर है। वे गपशप करते हैं कि माबेल एक देवी बन जाएगी और भविष्य में रानी की उत्तराधिकारी बनेगी। मेबल बहुत सुंदर है। राजकुमारी, क्या आप मेबल को देवी बनाएंगे? ओह, क्या वे बाहर यही कह रहे हैं? क्या तुम देवी बनना चाहती हो? हाँ। रानी लुसिंडा को एक मौका देती है, इस शर्त के साथ कि उसे अपनी प्रतिभा साबित करनी होगी और परियों का सम्मान अर्जित करना होगा। मैं नियमित रूप से सभी से मिलूंगी। जुगनू होने के बाद लुसिंडा अपने काम के घंटों को दिन के समय में बदल देती है। पराग मेरे पंखों को रंगीन बना देगा।
कोशिश करते रहो, ये बेकार है। फिर मैं सभी को अपनी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दूंगी। लेकिन लुसिंडा चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वो उन परियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती जो पराग इकट्ठा करने की आदी हैं। यहाँ बहुत गर्म है, बहुत चकाचौंध, बहुत चकाचौंध। चिलचिलाती धूप उसे असहज कर देती है। लुसिंडा छाया में आराम करती है। जानबूझकर थकने का नाटक करना ताकि हमें और अधिक काम करना पड़े। परियों ने अप्रत्याशित रूप से माबेल को ये कहानी सुनाई। पिछली बार लुसिंडा ने मुझे रास्ता दिखाया था, इसे मेरा बदला समझो। पराग की बस कुछ टोकरियां, हम परियां है, जुगनू नहीं जिनकी तुलना की जा सके। राजकुमारी वास्तव में महान है। परियां एक दूसरे को चिढ़ाती हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी लुसिंडा नीचे आराम कर रही है। अरे बाप रे, तुम यहाँ क्यों पड़ी हो? मुझे जल्दी माफ कर दो। क्या मैंने तुम्हें यहाँ लेटने के लिए कहा था? ये अनुचित है। परियां माबेल के साथ है। कोई भी लुसिंडा के लिए खड़ा नहीं होता, जिससे वो अकेला और निराश महसूस करती है। क्या हम बहुत दूर जा रहे हैं? ये उसकी गलती है। उदास और अकेला महसूस करते हुए लुसिंडा सभी से मिलने के लिए जुगनू जनजाति में लौट जाती है। जुगनू जनजाति मेहनती है, लेकिन पहचानी नहीं जाती और हमेशा परेशान रहती है। हर कीमत पर मुझे जुगनू जनजाति के लिए न्याय बहाल करने के लिए देवी बनना होगा। इस देश में एक वर्जित जगह है जिसके पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। कौन सी हवा जुगनू राजकुमारी को इस वीरान जगह पर ले आई? सर, क्या मेरे पंखों को रंगीन बनाने का कोई तरीका है? ये आसान है, लेकिन जो भी हो, मैं सहमत हूँ। अंदाजा लगाइए कि डायन किस हालत में लुसिंडा को प्रपोज करेगी। राजकुमारी वापस आ गई। अब से मैं नहीं जाऊंगी। तब से लुसिंडा दिन के दौरान आराम करती थी। हम आज लुसिंडा को क्यों नहीं देखते? वो काम करने में आलसी है। रात में लुसिंडा और जुगनू लगन से काम करते थे। हर कोई कीड़े पकड़ता है, मुझे पौधों को खाद देने के लिए उन्हीं की जरूरत है। हर कोई उससे बिना शर्त प्यार करता और उस पर भरोसा करता। हालांकि लुसिंडा की हरकतें बेहद अजीब। अब तक आपने डायन के साथ लुसिंडा के सौदे का अनुमान लगा लिया होगा, है ना? सौदा शुरू होता है। ये कीड़े मुझे शक्ति हासिल करने में मदद करेंगे और राजकुमारी को वो पाने में मदद करेंगे जो वो चाहती है। परियों को नहीं पता था कि उनका सबसे बुरा सपना शुरू होने वाला है। उनके पास सबसे आत्मविश्वासी चीज थी उनके रंग बिरंगे पंख। अब साधारण हो जाओ, नीरस हो जाओ। इसके बजाय लुसिंडा अपने सपनों के करीब पहुंच रही थी। उसे नुकसान मत पहुंचाओ। चिंता मत करो, मैं बस उसे मार गिराऊंगी, फिर वापस ले लूंगी। हाँ? हर दिन एक परी चुपचाप गायब हो जाती। लुसिंडा के पंख और भी अधिक चमकते हैं, जो जुगनू जनजाति को आश्चर्यचकित कर देता है। राजकुमारी के पंख कितने सुंदर हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन जब माबेल ने पूछा कि परियों को कौन पकड़ रहा है, तो हर कोई अपना सिर हिलाता है। वो व्यक्ति हमें अंधा करने के लिए शक्ति का उपयोग करता है। जब लुसिंडा रंगीन पंखों के साथ प्रकट होती है तो माबेल को संदेह होता है। आपके पंखों पर ये रंग कहाँ से आए? बेशक मैंने पराग एकत्र किया। जबकि लुसिंडा ध्यान नहीं दे रही है, माबेल हमेशा उसे ही देख रही है। मैं तुम्हें केवल खेलते हुए देखती हूँ, कुछ करते हुए नहीं। माबेल पूरे दिन लुसिंडा का पीछा करती है और अंततः उसे पता चल जाता है। ये क्या बकवास है?
लुसिंडा, मैं तुम्हें इससे दूर नहीं जाने दूंगी। माबेल ने वापस लौटने और रानी को रिपोर्ट करने की योजना बनाई। मेबल, क्या तुम मेरी जासूसी कर रही थी? यदि नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम उस चुड़ैल से निपट रही हो जो तितली जनजाति को नुकसान पहुंचाती है? लुसिंडा के पास इंद्रधनुषीय पंख बनाने के लिए रंगों की कमी है और किसी को खुद को पेश करने के लिए आना सुविधाजनक है। लुसिंडा, तुम किसका इंतजार कर रही हो? अविश्वसनीय। डायन उन लोगों को माफ नहीं कर सकती जो बहुत ज्यादा जानते हैं। उसे जीने दो। अगर वो जीवित रही तो हमारा सौदा उजागर हो जाएगा। जब तक मैं रानी ना बन जाऊं तब तक उसे बंद रखो। डायन लुसिंडा के अनुरोध पर सहमत हो जाती है। पकड़िए, तुम्हारे पंख अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। डायन कहती है कि अपने पंखों पर इंद्रधनुष का रंग बनाए रखने के लिए लुसिंडा को जुगनू जनजाति के किसी व्यक्ति को पकड़ना होगा। तो वो जुगनू जनजाति से सारी रोशनी ले सकता है और उसके पंखों में स्थानांतरित कर सकता है। नहीं, मैं नहीं मानूंगी। जुगनू जनजाति हमेशा उससे प्यार करती है और उसका सम्मान करती है। लुसिंडा ने चुड़ैल को फायदा नहीं उठाने देने का निश्चय किया। तुम मेरी अवज्ञा करोगी तो तुम सब कुछ खो दोगी। जुगनू जनजाति को छूने के बारे में सोचना भी मत। असंभव। ये सिर्फ एक चेतावनी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे पंख भी अपना रंग खो देंगे। चुड़ैल धमकाती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो अफवाह फैला देगी कि लुसिंडा और जुगनू जनजाति तितली जनजाति के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तब तक रानी क्रोधित हो जाएगी और जुगनू जनजाति बर्बाद हो जाएगी। ये मैंने क्या किया? मैंने जुगनू जनजाति को नुकसान पहुंचाया है। मैं बस यही चाहती थी कि जुगनू जनजाति के साथ उचित व्यवहार किया जाए। तुम्हारे पंख चमकते क्यों नहीं? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। कृपया हमसे कुछ भी मत छुपाओ। लुसिंडा ने सब कुछ कबूल कर लिया। वो जुगनू जनजाति को अलविदा कह देगी और डायन को हराने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगी। क्या हुआ राजकुमारी? हम जादूगरनी को हराने में आपकी मदद करेंगे। उसके खिलाफ लड़ो और तुम जीत नहीं सकते। मेबल, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमने भागने और पकड़ने के लिए यहाँ आने की उम्मीद नहीं की थी? पता चला माबेल को डायन ने कैद कर लिया था, लेकिन वो भागने में सफल रही। मैं रानी के पास जाऊंगी और कबूल करूंगी। रानी कहीं नहीं मिली। आपने कौन सी चाल चली? हाँ? शायद ये जादूगरनी कर रही है। मेबल, आओ उसे ढूंढने के लिए एकजुट हो जाए। हालांकि अभी तक लुसिंडा पर विश्वास नहीं हो रहा है, माबेल अभी भी सहमत है क्योंकि वो रानी को ढूंढना चाहती है। रानी को बाहर लाओ। मेबल, तुम बहुत भोली हो। मुझे हराने के लिए लुसिंडा का अनुसरण करो तो वो अंत में रानी बन जाएगी। वो हमारे बीच कलह पैदा करने की कोशिश कर रही है। मेबल! हाँ? लुसिंडा, तुमने जुगनू जनजाति को बचाया है, अब हम तुम्हें बचाएंगे। जुगनू जनजाति की शक्ति का डायन से मुकाबला करना कठिन है। मेबल, कृपया मेरी मदद करो। मैंने अपने लालच के कारण तितली जनजाति का रंग छीन लिया। अब मैं इसे वापस कर दूंगी। मैं अपने कार्यों का भुगतान करने के लिए यहीं रहूंगी। कृपया जुगनू जनजाति को वापस ले आओ। खुद करो, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं जुगनू जनजाति को दखल अंदाजी नहीं करने दूंगी। लेकिन डायन को ये नहीं पता था कि अगर दोनों जनजातियां एक हो गईं, कुछ अप्रत्याशित घटित होगा। रानी, आप उसकी रक्षा क्यों कर रही है? मैं सब कुछ समझाती हूँ। ये पता चला कि इस अंधेरे दलदल में फूलों के बगीचे की रक्षा के लिए कीटों को मारा जा रहा था। समय के साथ लोगों ने सोचा कि वो एक डायन है और उससे दूर रहने लगे। रानी ने मेयो से कहा कि अगर वो यहाँ आए तो लुसिंडा का परीक्षण करे
इस मौके पर वो ये भी चाहती है कि हर कोई मेयो को समझे और जुगनू जनजाति सम्मान की हकदार बने। लुसिंडा, हालांकि आपने गलतियां की, लेकिन आपने उसे समय पर सुधार भी लिया। मेबल के साथ मैं तुम्हें भी देवी बनने का मौका दूंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तब से लुसिंडा ने हमेशा लगन से अपना काम अच्छे से किया। लुसिंडा और माबेल बेहतरी के लिए बदल गए। कभी कभी माबेल लुसिंडा को एक साथ पराग इकट्ठा करने के लिए आमंत्रित करती थी, लेकिन एक चीज निश्चित रूप से नहीं बदली, किसी को भी इसे किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। वो रहस्य है, लुसिंडा को पराग से एलर्जी है। रोमियो और जूलियट, आप दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। यदि डायन आपको कोई रहस्यमयी औषधि प्रदान करे तो क्या आप उसका उपयोग करने का साहस करेंगे? जहां तक रोमियो और जूलियट का सवाल है, शायद उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। रोमियो और जूलियट प्रेमी थे, लेकिन संपत्ति के विशाल अंतर के कारण उनका प्यार वर्जित था। अंधेरी रात के बावजूद वे आशा की तलाश में लगातार दौड़ते रहे। अगर अगला जीवन है तो मैं नहीं चाहती कि मेरे सुनहरे बाल हमें अलग करने का कारण बने। मैं साधारण लाल बालों की कामना करती हूँ। क्या तब भी तुम मुझे पहचानोगे? हाँ, बिल्कुल। लेकिन शायद उनकी चाहत पूरी नहीं हो पाएगी। मैं जल्द ही आपका पीछा करूंगा। तुम मेरे हो। मैं अभी भी जीवित क्यों हूँ? डायन, तुमने क्या किया? एक जहर शाश्वत क्षेत्र की ओर ले जाती है और दूसरी अमरता प्रदान करती है। मेरे साथ रहने पर तुम एक पिशाच बन जाओगे, अमर हो जाओगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। जैसे जैसे समय बीतता गया, रोमियो के सभी चाहने वालों ने उसका साथ छोड़ दिया। पिशाच बनना, अमर होना और फिर भी सभी से डरना और तिरस्कृत होना। 100 साल से अधिक का समय बीत गया। किसी को याद नहीं कि रोमियो कौन था। वो अपने अंधेरे महल में अकेला रहता था। विद्वेष अभी भी बना हुआ है। उसके और डायन के बीच कई लड़ाइयां हुई, फिर भी कोई विजेता नहीं हुआ। वो हमेशा दूर से खड़ी होकर उस महल का निरीक्षण करती रहती थी जहां रोमियो रहा करता था। एक दिन तुम मुझसे प्यार करोगे। दोनों अनजान थे। जूलियट पुनर्जीवित हो गई थी। सुनहरे मशरूम लगभग खत्म हो गए हैं। यदि बीमारों को उनकी आवश्यकता हो तो क्या होगा? तुम कहाँ जा रही हो जूलियट? मैं सुनसान महल में मशरूम लेने जा रही हूँ। वहाँ एक पिशाच है, मत जाओ। लेकिन जूलियट की करुणा ने उसके डर पर काबू पा लिया। क्या यहाँ कोई है? मुझे कुछ मशरूम चाहिए। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जूलियट ने सोचा कि महल को छोड़ दिया गया है और उसने मशरूम चुनना सुरक्षित महसूस किया। जूलियट ने सोचा कि गाने से उसका डर कम हो जाएगा, लेकिन इसने महल में रोमियो को जगा दिया। ये गाना बहुत जाना पहचाना लगता है। रोमियो का दिल एक बार फिर से जीवंत हो उठा। जूलियट, लेकिन मेरी उससे इस रूप में मिलने की हिम्मत नहीं हुई। ये जगह सुरक्षित लगती है। मैं कल वापस आऊंगी। इस प्रकार वे एक दूसरे से चूक गए। अगले दिन जूलियट लौट आई। बस उसे देखना ही मुझे खुश कर देता है, लेकिन डायन को कुछ असामान्य बात नजर आई। जूलियट, वो पुनर्जीवित हो गई है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, लेकिन मैं उस महल में नहीं जा सकती। डायन की क्रूरता से वो कुछ भी सोच सकती थी। जाओ, लाल बालों वाले के पास जाओ। भेड़िए, क्या आप ठीक हैं? तुम पिशाच हो? अरे डरो मत।
मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। तुम क्या कर रहे हो? आपको हाथ पर चोट लगी है। जूलियट, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। 100 से अधिक वर्षों में पहली बार महल ने एक नए मेहमान का स्वागत किया। हाँ? हाँ? मैं एक चिकित्सक हूँ। मैं खुद की पट्टी बांध सकती हूँ। आप इसे एक हाथ पर कैसे रख सकते हैं? जूलियट से अनभिज्ञ पिशाच बहुत आकर्षक निकला। अंततः पूरा हुआ। वो उतना खतरनाक नहीं लगता जितना लोग कहते हैं। बस दिखने में थोड़ा अलग है। उसने मुझे डर से बचाने के लिए कमरे में रोशनी भी कर दी। धन्यवाद। मुझे अब जाना चाहिए। लेकिन बाहर बारिश हो रही है। ऐसा लगता था कि स्वर्ग भी चाहता था कि वे कुछ और समय साथ में रहें। मैं आपके लिए कुछ बनाऊं? हाँ? हाँ? तुम्हें अपने भोजन के लिए काम करना होगा। मुझे रसोई में जाना चाहिए। हाँ? क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? लेकिन आपको चोट लगी है। ये मैं क्या पिशाचों को कुछ भी कल्पित नहीं करना चाहिए? ये सिर्फ एक अफवाह है। जूलियट के कुशल हाथों की बदौलत भोजन स्वादिष्ट बन गया। जूलियट को अब कोई डर नहीं था और उसने आराम से रोमियो को अपना परिचय दिया। बिना अनुमति के मशरूम चुनने के लिए क्षमा करें। कोई बात नहीं। आप उन्हें किस लिए चाहते हैं? ये मशरूम बहुत आध्यात्मिक है। उपचार के अलावा वे बुरी आत्माओं को भी दूर करते हैं। उसे पता नहीं था कि बारिश रुक गई है और जूलियट ने घर लौटने के लिए विदाई ली। क्या आप मशरूम नहीं उठा रहे? उन्हें गीला नहीं उठा सकती। मैं कल आऊंगी। फिर मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। मैं अकेले जा सकती हूँ। लेकिन चिंतित रोमियो ने दूर तक उसका पीछा किया। बस एक बार काटो और वो नहीं उठेगी। हाँ? जूलियट! रोमियो, मैं तुम्हें और जूलियट को एक साथ नहीं रहने दूंगी। मुझे दोबारा मत छोड़ना। जैसे ही जूलियट मौत के करीब पहुंची, उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में एक अजीब सा खून प्रवेश कर रहा है। क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। मैंने सुना है कि पिशाच का खून लोगों को बचा सकता है, लेकिन ये उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता तो है। फिर तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। इस समय पर भी तुम अभी भी मजाक करते हो। अब मैं ठीक हूँ। रोमियो के निकट आने पर जूलियट को अपना हृदय परिवर्तन महसूस हुआ और रोमियो की कड़वी दवा के बावजूद ये चीनी से अधिक मीठी लगी। चुड़ैल को मुझ पर आक्रमण करने की इतनी ग्लानि क्यों है? रोमियो ने जूलियट को सब कुछ बता दिया। सब कुछ जानने के बाद भी जूलियट का उसके प्रति प्रेम और भी गहरा हो तुम गया। इतने सालों से अकेले रह रहे हो। मैं तुमसे मिल चुका हूँ। डायन अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? चुड़ैल इस महल में क्यों नहीं आती? ये विचार अचानक कौंध गया। उन्हें अभी भी इसका उत्तर नहीं मिल सका। रोमियो की सेहत में सुधार हुआ। जूलियट को अपने गांव की याद आती थी। वो काफी समय तक वापस नहीं लौटी। मैं आपसे कल मिलने आऊंगा। नहीं, तुम अभी अभी ठीक हुए हो। 3 दिन, ठीक है? वरना मैं परेशान हो जाऊंगी। जूलियट, तुम इतने समय से कहाँ थी? मैं जड़ी बूटी इकट्ठा करने गई थी। रोमियो की विशेष स्थिति के कारण जूलियट को इसे छिपाना पड़ा, लेकिन डायन ने ऐसा नहीं होने दिया। जल्द ही वो गांव के सभी लोगों का खून चूस लेगी। जूलियट अच्छी है। वो हमेशा लोगों को ठीक करती है। जूलियट, देखते हैं तुम इससे कैसे इनकार करती हो। डायन की दुष्टता ने असंभव को संभव बना दिया।
जूलियट, क्या आप किसी पिशाच से जुड़ी हुई है? हाँ? वो अपना बचाव नहीं करेगी क्योंकि ये सच है। लेकिन मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जूलियट के समझाने के बावजूद गांव वालों ने उसे बांध दिया। इस दौरान क्या वो इसे देखकर चौंक जाएगी? नियत दिन पर रोमियो उत्सुकता से जूलियट को खोजने लगा। वो कहां चली गई? कुछ गलत होने के एहसास होने पर रोमियो ने जूलियट की खोज की। और वो विश्वास नहीं कर सका। जूलियट, तुम आ गए? कितना दिलचस्प है। हाँ? ये सब इसलिए क्योंकि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सका। पुराना कर्ज और नया, आज मैं तुम्हें चुकाऊंगा। तुम अभी भी मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन उस औरत की रक्षा करते हो। आज की लड़ाई एक की हार एक की जीत के साथ खत्म। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम बहुत हृदयहीन हो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उसे बचाऊंगा। रोमियो द्वारा ध्यान दिए बिना चुड़ैल उठ खड़ी हुई थी। जो शक्ति मैंने तुम्हें दी है, उसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। रोमियो, ध्यान से। आखिरकार आप जाग गईं। डायन ने रोमियो की पिशाच शक्तियां वापस ले ली। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे आने तक मैंने उसे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? ये हो सकता है। उसे तुम्हारे सामने मरना होगा। लेकिन एक रास्ता है, अगर तुम मेरी बात मान लो। हिम्मत भी मत करना। अगर वो मेरे साथ नहीं है तो मैं अब जीना नहीं चाहती। तो फिर हम साथ चलेंगे। जूलियट ने फिर से मेरी योजना विफल कर दी। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा ही हो, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगी। क्या हो रहा है? डायन लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। ओह, जल्दी से आग बुझाओ। परंतु मानवीय शक्ति दुष्ट ज्वाला को नहीं बुझा सकी। ये सुनहरे मशरूम के कारण है। ये पता चला कि लौटने के बाद जूलियट ने इस प्रकार के सुनहरे मशरूम को चुड़ैल का अभिशाप माना था, लेकिन वो निश्चित नहीं थी। सावधानी बरतने के लिए वो उन्हें अपने साथ ले गई। मशरूम की सुरक्षा के बिना चुड़ैल ने हमला कर दिया। वे जहां भी थे, उसने कभी भी महल के पास जाने की हिम्मत नहीं की। मशरूम संवेदनशील लग रहे थे। वे तीव्रता से भड़क उठे और सुनहरी रोशनी पैदा करने लगे। उसे पकड़ो, वो असली डायन है। रोमियो और जूलियट अब अलग नहीं थे। आखिरकार प्रेमी जोड़ा एक हो गया। और आपका वो गहरा प्यार कौन है जो आज भी आपके दिल को झकझोर देता है? अपनी कहानी हमारे साथ साझा करें। पिताजी, कृपया मुझे मत छोड़िए। पिताजी, मुझे क्षमा करें, मैं अब उसका ख्याल नहीं रख सकता। अब जाने का समय हो गया है एडम। तुम्हें अपने सभी पापों की कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं, तुम मेरे पिताजी को दूर नहीं ले जा सकते। सौतेली माँ करीन, कैटी, कुछ करो। एबा, आप सभी अच्छाइयों के लिए जिए, एक दूसरे का ख्याल रखें। अब हमारी देखभाल कौन करेगा? ओह,
हेवन। कई वर्षों तक श्रीमान एडम ने प्लूटो के प्रति अपने पापों का पूरा प्रायश्चित नहीं किया। पिताजी, घर के काम खुद ब खुद नहीं हो सकते, तुम छोटी बच्ची। एवा, श्रीमान एडम की बेटी, तब से अपनी सौतेली माँ और दूसरी माँ के सौतेले भाई बहन से पीड़ित थी। अस्तबल अभी तक साफ नहीं हुआ। मेरा नाश्ता कहाँ है बड़ी बहन? काम पर जाने का समय हो गया है और तुम अभी भी यहीं हो। पसंदीदा कैटी की तुलना में अब कैटी और उसकी माँ के लिए एक नौकर और पैसे कमाने के उपकरण की तरह थी। मैंने 2 सोने के सिक्के कमाए, आजाद होने के लिए काफी कुछ होगा। क्या आप एक गरीब व्यक्ति के लिए एक सिक्का छोड़ सकते हैं? जरूर, अपनी जरूरत की सभी चीजें ले लो। क्या तुमने पूरा दिन खेल किया और केवल 1 सोने का सिक्का कमाया? रात के खाने के लिए तैयार हो जाओ। आप बेहतर जानते ही है कि कौन सा बर्तन आपका है। मेरे बच्चे, काश मैं उन्हें दोबारा देख पाता। जब तक आपको अपने पापों का प्रायश्चित नहीं मिल जाता तब तक नहीं। आपके पास प्रायश्चित करने का एक तरीका है। आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और मुझे एक पत्नी की जरूरत है। नहीं प्लूटो, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारी शादी उनसे कैसे करा सकता हूँ? मरते दम तक मैं आपको सूचित कर रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये देखूंगा कि कौन मेरी पत्नी बनने के योग्य है। मैं लंबे चेहरे वाले लड़के से शादी नहीं करना चाहती। सही। एवा, तुम्हें समझना होगा, है ना? आप सभी। प्लीज, मैं अपनी पूरी जिंदगी प्रायश्चित कर सकता हूँ, लेकिन प्लीज मेरे बच्चों को बख्श दो। एवा अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैं आपकी पत्नी बनने की चुनौती स्वीकार करूंगी। लेकिन जब वो अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करती है तो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाती है। ये किस तरह के अजीब जीव है? वे लोगों को इस तरह क्यों बांध रहे हैं? अंडरवर्ल्ड में पहली बार आपका स्वागत है। खैर, जाहिर है ना? मेरे पीछे आओ और देखो। अंडरवर्ल्ड आत्माओं के आने जाने का स्थान है। अच्छी आत्माओं को पारगमन के द्वार से प्रवेश दिया जाएगा। जहाँ तक अच्छी आत्माओं का सवाल नहीं है, आपके पाप है, कोई अपील नहीं। कृपया मेरी बात सुनो, मेरे साथ अन्याय हुआ है। सजा मिलेगी। ऐसे तुम हृदयहीन हो। वो आत्मा न्याय मांगती है। आत्माएं हमेशा ऐसे ही झूठ बोलती हैं। आपकी चुनौती आत्माओं का मूल्यांकन करना, जितना अधिक उतना बेहतर। अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? तो मेरी कोई पत्नी नहीं होगी और तुम्हारे पिता होंगे। और इसलिए प्लूटो की जगह एवा आत्माओं की न्यायाधीश बन जाती है। हालांकि प्लूटो की मशीनरी उसकी वजह से सुस्त हो जाती है। आप मुझसे 10 गुना अधिक समय लेते हैं और अभी भी कई आत्माएं इंतजार कर रही हैं। खैर, आपको उनका मूल्यांकन करने के लिए उनके बयानों को अच्छी तरह से सुनना होगा। इस छोटी बच्ची की तरह ये स्पष्ट है कि वो इससे आगे नहीं बढ़ सकती। फिर भी आत्माओं को सुनने में समय बिताने से एवा को ये समझने में मदद मिलती है कि वे श्रेष्ठता के लायक हैं या नहीं। और प्लूटो तब और अधिक क्रोधित हो जाता है जब उसे सजा मिलनी ही चाहिए। आप क्या कर रही हैं? तुम बहुत क्रूर हो। तुम एक भी दयालु शब्द नहीं कह सकते। रात का खाना परोसा जा चुका है, माय लेडी। प्लूटो कहाँ है? मृत्यु का देवता व्यस्त है। कृपया आप अपना भोजन कीजिए। कितना असंवेदनशील। उसने कभी मेरे साथ खाना नहीं खाया। क्या मैं उसकी प्रेमिका या पत्नी हूँ भी? मैंने कुछ नहीं किया। दरअसल प्लूटो, आइए देखें, एवा ने जिन आत्माओं को संभाला है उन सभी ने पश्चाताप किया है। काफी असामान्य है ना? पता चला वो सचमुच पछता रहा है। एवा को ये भी महसूस होता है कि प्लूटो उतना ठंडे दिल का नहीं है जितना उसने सोचा था। मुझे खेद है कल तुमसे नाराज होने के लिए, और तुम्हें फूल देना भी। कितना शर्मनाक है। प्लूटो एवा के तौर तरीके सीखने की कोशिश करता है, भले ही उसका चेहरा उसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त ना हो। रो मत। क्या तुम मेरे साथ कुछ साझा करना चाहते हो? वेल, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। और मृत्यु का देवता स्पष्ट रूप से अपनी प्रशंसा दर्शाता है। मुझे अब भी तुम्हारी माँ याद है। वो तुम्हारी ही तरह दयालु थी। ओह माँ,
बहुत समय हो गया जब से मैंने तुम्हें देखा था। जब से उसके पिता एडम का निधन हुआ है, ये पहली बार है जब किसी ने एवा के साथ इतनी दयालुता से व्यवहार किया। एक दिन प्लूटो एवा के एक पुराने परिचित को वापस लाता है। क्या तुम? नहीं, ये आत्मा बहुत दुष्ट है। आपको निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेशक एवा उसकी बात नहीं सुनती। मैंने प्लूटो को धोखा देने के लिए, अपनी 2 बेटियों को बचाने के लिए एक राक्षस के साथ समझौता किया है। मुझे देखने दो। दुर्भाग्य से वो अपना नाम साफ करने के लिए किसी भी सबूत की व्यर्थ खोज करती है। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। अच्छाई के लिए जियो, एक दूसरे का ख्याल रखो। आप सभी अच्छाई के लिए जिए, एक दूसरे का ख्याल रखें। आप संभवतः दोषी नहीं हो सकते। एवा, भाग जाओ, इससे पहले कि हालात और खराब हो जाए। प्लूटो ने पहले कभी इस तरह एवा पर अपनी आवाज नहीं उठाई। जाइए, जीवित दुनिया में जाइए अभी। ठीक है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम बोलो। मृत्यु के देवता ने फिर भी विनम्रता पूर्वक कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में एवा के लिए उपहारों का ढेर लगा दिया। माँ, क्या तुम भी मेरी तरह सोचती हो? हाँ बिल्कुल, ये शादी का समय है। ओ प्रिय, मेरी जिद्दी बच्ची को माफ कर दो। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, फिर मैं स्वयं को आपकी पत्नी बनने के लिए नामांकित करती हूँ। वैसे भी मैंने कहा था ना, मैं उन दोनों को चुनौती दूंगा। ओह, मेरे लिए ये सम्मान की बात है। कृपया ध्यान रखें मेरे प्रिय। जरा रुको, रुको। खैर, आशाजनक लग रहा है, बहुत दयनीय लग रहा है। और तुम? क्यों सर, आप मुझे इतनी प्रशंसा भरी दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? मेरे हिसाब से तुम यहाँ सिर्फ खेलने नहीं आए हो। कैटी को भी अपनी बहन की तरह ही चुनौतियों से गुजरना पड़ा और आश्चर्यजनक रूप से। अनुमति, तुम दोनों मुक्त हो गए। बहुत आश्वस्त करने वाला नहीं लगता। निश्चित रूप से दोषी, अपराधी। ओह, मासूम, मासूम। एवा से भी तेज, मुझसे भी तेज। एवा, वो इस समय क्या कर रही है? कैटी को अभी भी प्लूटो की इच्छा के अनुसार आत्माओं को दंडित करने में मजा आता था। सबसे विशेष रूप से उसने ये स्पष्ट कर दिया कि वो मृत्यु के देवता की आदर्श प्रेमिका है। आज का काम आप मुझ पर छोड़ दे। सब कुछ मेरे द्वारा तैयार किया गया है। कृपया अपने भोजन का आनंद ले। क्या आप बोर हो गए हैं? मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कोई जरूरत नहीं एवा, मेरा मतलब है कैटी, मुझे माफ करें। अरे बाप रे, तुम्हें उसके बारे में भूलने में मदद करने के लिए मैं तुम्हें एक उपहार दूंगी। नहीं, प्लूटो। क्या तुम यहाँ क्यों हो? वे मेरा पीछा कर रहे हैं। वे यहाँ आ रहे हैं। अब पोर्टल के माध्यम से जाना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन प्लूटो के बारे में क्या? उसको भूल जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एवा आत्माओं को अपने शरीर में प्रवेश करने की अनुमति देती है। एहतियात के तौर पर प्लूटो अभी भी मुझे अंडरवर्ल्ड में जाने की इजाजत देता है। आप शालीन कपड़े क्यों नहीं पहनते? ओह, क्या वो महत्वपूर्ण है? देखो, उन राक्षसों को, वे भ्रष्ट दिखते हैं। उनके साथ संबंध मत बनाओ। तुम्हें परवाह क्यों है? ठीक है, मैं वही चाहता हूँ जो आपके लिए सबसे अच्छा हो। भूल जाओ, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करना चाहती। कैटी? नमस्ते मेरी प्यारी बहन। कैटी? छोटी बहन को मनाने की सारी कोशिशें बेकार हो गयी। मुझे परवाह नहीं है, वो प्लूटो के लिए एक उपहार है और मैं आधिकारिक तौर पर मृत्यु के देवता की पत्नी बन जाऊंगी। सर, मैंने आपके लिए 2 उपहार ढूंढे हैं। तुम भाग्यशाली हो। अगर वो आत्माएं भाग गई तो मैं तुम्हें सजा दूंगा, बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह। और सोचने की बात है, मैं तुम्हारा ख्याल रख रही थी। अब एवा को इसकी परवाह नहीं है कि उसे सजा मिलेगी या नहीं। उसका एक ही लक्ष्य है और आखिरकार वो सफल हुई। अब भाग जाओ, क्यों रुके हो? नहीं, सब कुछ व्यवस्थित हो चुका है। ये वे आत्माएं थीं जिन्हें कैटी ने भागने की इजाजत दी थी। वे वापस आएंगे तुम्हें सजा देने के लिए। कैटी, आपने जीवन और मृत्यु के चक्र को बदल दिया। आपने प्रवेश द्वार के माध्यम से अयोग्य आत्माओं के लिए रिश्वत स्वीकार की। मैंने ये सब देखा है। उसे ले आओ। नहीं, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे मेरा चेहरा वापस दे दो।
ये कैसे हो सकता है? क्या वो सचमुच हमारे पिता है प्रारंभ से और राक्षसों के साथ सौदा? ये सब सच है। मुझे मृत्यु के देवता का ऋण चुकाने के लिए इस नाटक में भाग लेना पड़ा। मैंने उसे अपना रूप दिया था। तुम मेरी प्रतीक्षा में पास हो गई हो एवा, मैं ये जानता था शुरू से। पहले तुमने क्या कहा था? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो एवा? क्या? सच में? अविश्वसनीय! वो अहंकारी है। कैरन और कैटी को दंडित किया जाना चाहिए था, लेकिन एवा के लिए धन्यवाद, उसने केवल उनकी संपत्ति छीन ली। मैं नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहती। काम नहीं करोगी तो खाओगी कैसे? और अंत में श्रीमान एडम आखिरकार बच सके। आप कैसे? मैं? मेरा क्या? मैं पूरी तरह से समझता हूँ। यदि आप नहीं रहना चाहते तो आप जा सकते हैं। अब अंडरवर्ल्ड के अलावा एवा को वो कहाँ मिल सकता है जिसे वो वास्तव में प्यार करती थी?